हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल बाणेश्वर कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहाँ पर आज हम लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड हैं आपके मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर पर। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, एनी सैंपल ऑफ मैटर हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। द रीज़न फॉर दिस इज बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑल मैटर इज हैवी, सेकेंड मैटर कैन बी गैस, C is matter is made up of tiny particles that have mass and take up space. The earth is made of matter. तो यहाँ पर देखिए आप, any sample of matter has mass and takes up space, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो आपकी फर्स्ट लेक्चर का जो पहला पॉइंट था वो यही था, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका आंसर नंबर सी। तो आप इसको मार्क कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स स्टे टुगेदर ऑन वैक्स पेपर एंड दे डोंट ब्रेक अपार्ट ईजीली। दिस इज मेनली बिकॉज, वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो वैक्स पेपर पर एक साथ रहते हैं और ईजिली ब्रेक नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या होगा देखते हैं। नंबर वन आपको ऑप्शन दिया है वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, बी दिया है वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, थर्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, डी है वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेट। ध्यान रखिए, जब भी आपके पास ब्रेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर जो आपका आंसर होता है वो हिडन होते हैं उनके बीच के अट्रैक्शन पर, क्योंकि अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। Now let's go to third question. When you bring two drops of water near each other and allow them to touch, they combine immediately and become one drop. जब भी आप वाटर की दो ड्रॉप्स को रखते हो तो वो बहुत जल्दी से क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है और दो बूंद का एक बूंद बन जाता है। इसका मेन रीज़न क्या होगा देखते हैं। ऑप्शंस आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मैग्नेटिक, और लास्ट ऑप्शन है वाटर इज अ लिक्विड। आई होप इजीली आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका आंसर है वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन एटम्स विच इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू पुट food coloring in room temperature water, the coloring spread throughout the water. The water causes the color to spread mainly because, ये कह रहा है कि जब आप फूड कलरिंग को रूम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर आपका होता है, जो आप इसको पानी में डालते हो तो उस आपको क्या मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है कि वो कलरिंग पूरे पानी में स्प्रेड हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या होगा देखिए। आंसर ऑप्शंस आपको दिए हैं, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर वार्म, water molecules are in motion, water is more dense than food coloring molecules are small. So easily you would have guessed the answer is water molecules are in motion. food coloring water के साथ है और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में है, तो अपने साथ क्या करते हैं, उस फूड कलरिंग को स्प्रेड कर देते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपके एटम्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मोशन की बात करते हो तो वहाँ पर सीधा सीधा रीज़न क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उन एटम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो कंटिन्यूसली मूव करते और अपने साथ किसको स्प्रेड कर लेते हैं, फूड कलरिंग को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होता है वो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड कलरिंग स्प्रेड आउट फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। ये कह रहा है कि जो फूड कलरिंग है वो गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी फैलता है और ठंडे पानी में ज़्यादा टाइम लेता है। इसका रीज़न क्या होगा, अगेन वही रीज़न जो आपको इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। हॉट वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा। तो क्योंकि हॉट वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्लियर। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसलिए क्या होगा, हॉट वाटर में वो इजीली स्प्रेड कर जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन हॉट वाटर मूव मोर क्विकली। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
When a thermometer is heated, the red liquid inside the thermometer moves up. This is mainly because जब आप किसी थर्मोमीटर को हीट अप करते हो तो जो उसका रेड कलर का लिक्विड है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न बहुत ईजी रीज़न आपके पास है। अगेन कहीं ना कहीं ये भी काइनेटिक एनर्जी पर ही बेस्ड है। जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, जो मोशन होगा वो थोड़ा फास्टर होगा। मोशन फास्टर होगा तो एटम दूर दूर चले जाएंगे। तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, द रेड लिक्विड इज थिन। सी वाला ऑप्शन हॉट लिक्विड इज लाइटर, ये भी गलत है। द ग्लास ऑफ थर्मोमीटर गेट्स हॉट, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू अवर काइनेटिक थ्योरी मॉडल आंसर जो इसका बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड मूव फास्टर एंड गेट अ लिटिल फर्दर अपार्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. When a thermometer is cooled, the red liquid inside the thermometer moves down. अब की बार वो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। अगेन कनेक्टेड क्वेश्चन है। कैसे कनेक्टेड क्वेश्चन है? वहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था तो मोशन फास्टर हो रहा था। अब क्या हो गया? वो ठंडा होना शुरू हो गया। ठंडा होना शुरू हो गया तो मतलब टेम्परेचर डाउन गया। टेम्परेचर डाउन जाएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन को ज़रा चेक करते हैं। कोल्ड लिक्विड सिंक्स, दूसरा ऑप्शन है द ग्लास ऑफ द थर्मोमीटर गेट्स कोल्ड। सी है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड मूव स्लोअर एंड गेट अ लिटिल क्लोजर टुगेदर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड मूव लोअर एंड गेट लिटिल क्लोजर। बिल्कुल उल्टा आंसर है किसका? आपका रिवर्स आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पर लिखा है when you heat a sample of solid the particle that makes up the solid। अगर आप किसी सॉलिड के सैंपल को हीट कर रहे हो तो आपको पार्टिकल में क्या चेंज देखने को मिलेगा? विल इट मूव, विल इट बिकम बिगर, क्या उसका साइज बढ़ेगा? क्या उसका मास कम होगा? क्या वो तेज़ तेज़ वाइब्रेशन करना शुरू करेगा या स्लो डाउन हो जाएगा? स्लो डाउन होना तो बिल्कुल भी गलत है। साइज़ बढ़ता नहीं है, सॉलिड्स के केस में आपका साइज़ नहीं बढ़ता है। लूज़ वाटर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा फास्टर होना शुरू हो जाएंगे। अब वाइब्रेशन फास्टर होंगे तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट व्हेन यू हीट अ सैंपल ऑफ अ सॉलिड द पार्टिकल दैट मेक्स अप द सॉलिड मूव फास्टर। ध्यान रखिए, मूव फास्टर का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाएंगे जैसे लिक्विड और गैस के केसेस में होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स की नहीं होती है। सॉलिड के एटम्स हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, वो केवल ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं, यानी वाइब्रेशन शो करते हैं। तो उनका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा फास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन यू हीट अ सैंपल ऑफ सॉलिड द सैंपल गेट्स अ लिटिल बिगर। यहाँ पर दिखाया कि जब आप किसी सैंपल ऑफ सॉलिड को हीट करते हो तो उसका सैंपल थोड़ा बिगर हो जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर कि अभी हमने आपको आंसर दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में कि सैंपल को अगर हीट कर रहे हैं तो वो हमने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ क्यों नहीं करा जिस पे लिखा है गेट बिगर। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वही इसका आंसर दे रहा है कि हमने वहाँ पर ऑप्शन सी को टिक क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है व्हेन यू हीट अ सैंपल ऑफ सॉलिड द सैंपल गेट्स अ लिटिल बिगर। लिटिल बिगर वर्ड वहाँ पर लिखा गया है, इसलिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 में उसमें हमने चूज़ किया था सी वाला, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसको हम सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस की तुलना में बहुत बहुत कम कह सकते हैं। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए क्यों नहीं हुआ जब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि लिटिल बिगर ही उसका आंसर है। कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए साफ लिखा है कि लिटिल बिगर हो जाते हैं, बिगर नहीं होते हैं, जैसा आपके ऑप्शन नंबर 8 में लिखा है। वो केस अगर लिक्विड्स का होता या गैसेस का होता तो डेफिनेटली आंसर गेट बिगर होता, लेकिन क्योंकि केस है आपका सॉलिड का तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत लिटिल एक्सपेंशन होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस पर। द पार्टिकल मूव फास्टर एंड गेट अ लिटिल फर्दर अपार्ट। हीट हेल्प्स द पार्टिकल ग्रो। हीटिंग द सैंपल मेक्स इट लाइटर। नेक्स्ट इज हीटिंग हेल्प्स द पार्टिकल स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जो आपका परफेक्ट आंसर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जब आप पार्टिकल को, जो आप सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके जो मोशंस होते हैं वो थोड़ा फास्टर हो जाते हैं, और इससे क्या होता है आपका माइन्यूट सा लिटिल फर्दर चलेंगे। लेकिन लिटिल फर्दर का मतलब मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अपनी जगह छोड़कर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि सॉलिड्स हमेशा वाइब्रेशन यानी ऑसिलेटरी मोशन को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू हीट अ सैंपल ऑफ गैस व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल दैट मेक्स अप द गैस। ये कह रहा है कि जब आप गैस के सैंपल को हीट करोगे, अब आपका सैंपल बदल चुका है। अभी तक हम हीट की बात कर रहे, सॉलिड की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं गैसेस की। तो व्हेन यू हीट अ सैंपल ऑफ गैस व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल दैट मेक्स अप द गैस। क्या पार्टिकल मूव फास्टर करते हैं, क्या पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, क्या पार्टिकल ब्रेक्स अपार्ट, और क्या पार्टिकल गेट स्मॉलर, और वेदर द पार्टिकल बिकम्स मोर डेंस। तो आइए नीचे से ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्या पार्टिकल डेंसर हो जाते हैं, बिल्कुल गलत। डज द पार्टिकल गेट स्मॉलर, नो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द पार्टिकल्स ब्रेक अपार्ट, क्या पार्टिकल्स के टुकड़े हो जाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। पार्टिकल्स के टुकड़े नहीं होते हैं, या तो वो अपनी डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, अगर आप किसी को हीट करते हो या ठंडा करते हो तो या तो पार्टिकल अपने डिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि पार्टिकल ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आप ऑप्शन नंबर ए, दैट द पार्टिकल विल मूव फास्टर। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर देने पर जो सबसे ज़्यादा मोशन शो करते हैं वो गैसेस ही होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप उसको और हीट दोगे तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टू डिस्क्राइब अ लिक्विड यू कुड से। अब देखिए इसमें आपके पास जो क्वेश्चन 11 to 13 है, यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो देखते हैं इसके कौन कौन से आंसर मैच करते हैं। तो लिक्विड को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? नंबर ए, द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। सही बात है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड वो भी आपस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो शो करते हैं, गैसेस की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आपके सॉलिड करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड आर इन मोशन, डेफिनेटली दे आर इन मोशन। जो भी आपके पास सैंपल हो लिक्विड का या गैस का, वहाँ पर आपके ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन शो करते रहते हैं। पॉइंट नंबर सी, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव पास्ट वन अनदर। क्या ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं? डेफिनेटली स्लाइड कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ लिक्विड हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। अब क्योंकि लिक्विड भी एक तरह का मैटर है, और मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तो पॉइंट नंबर डी भी परफेक्टली करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर है वो है आपके ए बी सी डी, यानी चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि आप एक से ज़्यादा आंसर दे सकते हो, तो आपका आंसर होगा ए बी सी डी, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्क्राइब अ सॉलिड यू कुड से। अब देखिए, पार्टिकल ऑफ सॉलिड अट्रैक्टेड टू ईच अदर, डेफिनेटली दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण वो आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन मूव पास्ट वन अदर, नो। पार्टिकल ऑफ सॉलिड, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड के अंदर के एटम्स होते हैं वो कभी भी अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं। अब क्योंकि वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सॉलिड्स के केस में गलत हो जाता है। नंबर सी, द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट बट डू नॉट मूव पास्ट ओवर, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। वो वाइब्रेशन करते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते हैं। क्लियर? सो पॉइंट नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ सॉलिड हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप देख पा रहे हो कि 11 और 12 क्वेश्चन में आपको लिक्विड और सॉलिड के बीच का डिफरेंस भी पता चल रहा है कि लिक्विड्स स्लाइड कर सकते हैं दे कैन मूव पास्ट वन अनदर, बट अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो सॉलिड ऐसा शो नहीं करते हैं। अदरवाइज ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिस्क्राइब अ गैस यू कुड से द पार्टिकल्स आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दिस इज रॉन्ग। आपको पता है कि गैसेस में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया आपका रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन इज द पार्टिकल आर नॉट वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये तो बिल्कुल सही है। जो गैसेस का केस होता है, गैसेस के केस में आपके पार्टिकल्स अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, they are not attracted to each other, so option B is correct. So B can be said as it is correct. Now next is, the particle are close together like a liquid, this is a wrong statement. लिक्विड्स की तरह गैसेस के पास उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, इस कारण हम उनका कंपैरिजन, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसका कंपैरिजन लिक्विड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड में अट्रैक्शन
काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेस में नियरली नो अट्रैक्शन। इन केस ऑफ रियल गैसेस में तो बिल्कुल, आइडियल गैसेस में तो बिल्कुल भी नहीं। आइडियल गैस थ्योरी कहती है कि देयर इज़ नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो हम ये मान सकते हैं कि गैसेस में जो आपका अट्रैक्शन है वो नियरली नेग्लिजिबल है। पॉइंट नंबर डी, द पार्टिकल ऑफ अ गैस आर फर्दर अपार्ट देन द पार्टिकल इन अ लिक्विड or solid. This is definitely correct. The question is, according to the question, the options correct will be, to describe a gas you could say the particle are very attracted to each other. This is false. Option B is correct. Option C is false. Option D is correct. Why? Because the particle of gases do not have that much intermolecular forces between them. That is why the particles are further apart in comparison to liquid and सॉलिड। ऑलरेडी आपको पता है कि सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, उससे थोड़ा कम लिक्विड्स में, और नियरली नेग्लिजिबल इन द केस ऑफ गैसेस। तो ये कुछ MCQs थे जो आई होप आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। फॉर फर्दर MCQs keep in touch with our channel. So till then, keep growing, keep studying. Thank you.